तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वरों के बारे में। वर्णमाला हमारा टॉपिक चल रहा है और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्वरों के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हमने आपको बताए थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो चलिए, अग्र स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्यरत हो उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। इन चारों में जीभ का अग्र भाग कार्यरत होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे मध्य स्वर। मध्य स्वरों में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है। जैसे ए को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। ए को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। ए को हम क्या और कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? एक नाम से और जानते हैं, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। उदासीन या केंद्रीय स्वर क्या कहते हैं? यह मध्य स्वर भी होता है, ए उदासीन स्वर भी होता है और केंद्रीय स्वर भी होता है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, ठीक है। और यदि समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से। तो चलिए, हमारा तीसरे नंबर का हुआ पश्च स्वर। पश्च स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग कार्यरत हो। तो जिन स्वरों का हम उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग जो है वो कार्यरत होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसमें देखिएगा, जैसे आ बोलते हैं ना, तो पीछे जीभ पीछे से टच हुई है, पीछे वाली जीभ कार्य कर रही है, ऊ तो पीछे कर रही है, ओ। इन सब में पश्च स्वर हैं ये सारे, क्योंकि इसमें हम जैसे बोलते हैं ना, आप खुद ही बोल के देखो, आ कहेंगे तो पीछे से बोलेंगे, पीछे पश्च मतलब पीछे वाला भाग कार्यरत होगा जीभ का, तो ये अ मतलब पश्च स्वर है। ये जितने भी हम यहाँ से बोलेंगे वो सब पश्च स्वर माने जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो ये पश्च स्वर है इसमें एक अ और आता है, अ ये और आता है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। ये हमारा जो है आगत स्वर है। कौन सा स्वर है? आगत स्वर। ये अ हमारा आगत स्वर है, ये भी पश्च स्वर के अंदर आता है। तो देखिए, ये हमने पढ़े हैं जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। जो अग्र होते हैं हमारे, वह हमारे 4 होते हैं, ई, बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। जो हमारा मध्य स्वर होता है वह हमारा ए होता है। और ए को हम किस नाम से जानते हैं? केंद्रीय या उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। यह तीसरे नंबर का हमारा पश्च स्वर हुआ, जिसमें हम जीभ का पिछला भाग, आम भाषा में कहें हम बोलचाल में, जीभ का पिछला हिस्सा कार्यरत होता है, वह हमारे होते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ या फिर अ हमारा कैसा स्वर है? आगत स्वर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो हमारे जीभ के आधार पर स्वर थे वह क्लियर हुए। इसके बाद हम देखते हैं, यह मैं साफ कर दूं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे स्वरों के प्रकार, कुल स्वरों के प्रकार। इसको साफ कर दूं मैं, अगली हेडिंग डालेंगे कुल स्वरों के प्रकार। कुल
स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इसमें 3 कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। ये हमारे कुल स्वर के प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। तो हम इनको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। पहले पढ़ाऊंगी मैं, हम यहाँ पर देखेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम नंबर 1 ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं हमारे? जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है या फिर कम समय लगता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हमारे कौन कौन से होते हैं? या फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, रीरी। इन्हें हम एक मात्रिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक मात्रिक। एक मात्रिक का अर्थ होता है एक मात्रा के। एक मात्रा के कैसे? जैसे कि कमल, जैसे कि एग्जाम्पल पर लिखेंगे कमल। इसमें भी एक मात्रा अ। इसमें अ। तो इनमें दोनों में एक एक मात्रा है। इसमें कोई ये तो नहीं है कि कमल को कोमल लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें आ, छोटी ई, छोटे ऊ या फिर रीरी, इस तरह के जितने भी वर्ड दिखाई देंगे वो सारे हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आएंगे, ठीक है। आया समझ? चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ स्वरों की ओर। इसको मैं साफ कर दूं, इसको मैं रफ किए देती हूँ, ठीक है। तो नंबर 2 हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर इसके हेडिंग डालने के बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ तक आया समझ? अब कौन कौन सी होती है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। नंबर 1 आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। यहाँ तक सब क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीर्घ स्वर जो 7 हैं इसमें मात्रा कैसे लगा के देखते हैं।
तो ये हैं हमारे द्विमात्रिक, इनको हम नाम देते हैं द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, इसमें हमारे दीर्घ स्वरों में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे कि कोमल। तो इसमें 2 मात्रा का ओ, ये वाली मात्रा आ रही नहीं आ रही, ये वाली ओ आ रही नहीं, ये है ना, तो ये दीर्घ स्वर हुआ हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे नंबर 3। यहां मैं रफ किए देती हूं। अब पढ़ाऊंगी प्लुत स्वर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा, मेरा राइटिंग नहीं है, पर मैं आशा करूंगी कि आपको समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो नंबर 3 है हमारा प्लुत स्वर। नंबर 3 है हमारा प्लुत स्वर। तो नंबर 3 हमारा प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ व ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वह हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें कैसे पहचानेंगे? इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि राम। तो राम को कैसे लिखेंगे? जैसे कभी कभी आप देखते होंगे ना, रामायण पढ़ते हैं, वहाँ राम को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हलंत भी लगाते हैं। और ओम, ओम, ओम हमारा कैसे लिखा जाता है? सॉरी, जैसे हमारा ओम होता है ना, ये ओ अम, इस तरह से, जैसे कहते हैं राम, ओम, ये सारे हमारे प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। ठीक है, और हमारे जो प्लुत स्वर होते हैं ना, इनको बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं हम। वैदिक भाषा में लिख दूं मैं यहाँ पे, वैदिक भाषा में इन्हें, यहां नोट करके लिखना, बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। बहुमात्रिक स्वर किन्हें कहा जाता है? प्लुत स्वरों को। किस भाषा में कहा जाता है? वैदिक भाषा में। तो यहां तक सब क्लियर है? क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें। इसको मैं रफ किए देती हूं। अगला हेडिंग डालेंगे, मात्रा या कालमान के अनुसार स्वर। मात्रा या कालमान के अनुसार स्वर, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ। मात्रा या कालमान के अनुसार हमारे कितने स्वर होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? लघु। और दीर्घ को जानते हैं गुरु। तो जो लघु होते हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, जो गुरु होते हैं वो हमारे दीर्घ स्वरों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो
लघु होती है वो हमारी एक मात्रा होती है, और जो गुरु होती है वो हमारी दो मात्राएं होती हैं। तो जो हमारी एक मात्रा होती है उसका चिन्ह ये होता है, और जो हमारी दो मात्रा होती है उनका चिन्ह ये होता है। ये गुरु का चिन्ह होता है और ये लघु का चिन्ह होता है। आगे जब मैं आपको मात्राओं के बारे में पढ़ाऊंगी, गणों के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वहां इनका यूज होएगा, ठीक है। तो जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं वो चार होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी। और जो हमारे दीर्घ होते हैं वह आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। और नोट डाल के लिख लिएगा कि संस्कृत में मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको मैं साफ कर दूं। इसके बाद हेडिंग डालकर लिखेंगे उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर। तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवृतमुखी और एक होते हैं वृत्तमुखी। जो आवृतमुखी होते हैं वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते, और वृत्तमुखी में हमारे होठ गोलाकार होते हैं। तो पहली हेडिंग डालकर लिखेंगे आवृतमुखी। पहले हम आवृतमुखी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम हेडिंग डालकर लिखेंगे आवृतमुखी। आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते वे आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये आवृतमुखी हैं। तो इसमें हमारे जो होठ होते हैं वो वृत्तमुखी नहीं होते, गोलाकार नहीं होते। अब आप बोलकर देखिए, ये ए है, इसमें गोलाकार हुआ क्या? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इसमें हमारे जो ओठ हैं वो गोलाकार नहीं हुए, है ना। तो इस वजह से ये हमारे आवृतमुखी हुए। ठीक। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालकर लिखेंगे वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, ये नोट कर लिया। इसको मैं साफ कर दूं। इसमें लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। देखो, अब इसमें साफ ही देखने से पता चल रहा है, जिसमें हमारे ओठ गोलाकार होते हैं, जैसे ये ऊ है, ऊ, ऊ, औ
आऊ, तो इसमें हमारे ओठ गोलाकार हुए ना, आकृति परिवर्तन हुई ना। तो जो हमारे व्रतमुखी होंगे उसमें हमारे गोलाकार ओठ होंगे, और जो हमारे आवृतमुखी होंगे उसमें ओठ गोलाकार नहीं होंगे। बस यही हमें ध्यान रखना है कि किसमें हमारे होठ गोलाकार होंगे, और जिसमें गोलाकार होंगे वही हमारे व्रतमुखी होंगे, और जिसको बोलने में हमारे होठ गोलाकार नहीं होंगे वही हमारे आवृतमुखी होंगे। बस अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग डालकर लिखेंगे मुख खुलने तथा मुख बीवर के आधार पर स्वर। मुख खुलने तथा मुख बीवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवृत, नंबर 2 अर्ध संवृत, नंबर 3 बीव्रत, नंबर 4 अर्ध बीव्रत। तो 4 कौन कौन से होते हैं मुख खुलने के आधार पर हमारे स्वर? संवृत, अर्ध संवृत, बीव्रत, अर्ध बीव्रत। इन चारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालकर लिखेंगे संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। तो संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। ये चारों हमारे संवृत स्वर होते हैं। और संवृत स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख बिल्कुल बंद रहता है। मतलब जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक है इसकी। कैसे याद रख सकते हैं? उई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। इसमें हमारा जो मुख होगा वह बंद रख देख लेना, आप खुद ही बोल कर देखो। जैसे ये छोटा हुआ है तो ऊ को हम कैसे बोलते हैं? ऊ, ऊ, ई। तो ये जो हमारे चारों वर्ड हैं, ये स्वर हैं, इनको हम मुंह बंद करके भी बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं ना? आप उच्चारण करके देखो जरा एक बार। तो ये हमारे संवृत स्वर होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे दूसरा अर्ध संवृत। नंबर 2 लिखेंगे अर्ध संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा खुलता है। जैसे ओ, ए। ये जो हमारे स्वर हैं ये हमारे अर्ध संवृत है। अर्ध संवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख थोड़ा सा खुलता हो। अब इनको बोलकर देखो। हम जैसे ना बोलते हैं तो कहेंगे ओए ओए ओए। अब कोई जा रहा है, जैसे गांव में कहते थे, कोई जाता है ना, ओए इधर कोई है, ओए यहाँ कोई है। तो ओए मतलब जो मुख बंद के मुंह कितना भी बंद करके थोड़ा सा खुला रहने तो बस ओए ओए।
ये थोड़ा सा बंद करके आप उच्चारण करके देखो, बिल्कुल सारे समझ में आ जाएंगे। आप उच्चारण करके देखोगे ना तो सारे समझ में आ जाएंगे आपके। तो चलिए तीसरी जो हेडिंग डालेंगे हम, उसमें हम लिखेंगे बीव्रत स्वर। कौन सा लिखेंगे? बीव्रत स्वर। आपको यहां पर दिख रहा है ना सबको, या इसको साफ करके फिर से लिखूं? चलो आप यहां से लिख लेना, यहां तक लिख लो, ठीक है, और मैं बीव्रत स्वर यहां से कराती हूँ, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालकर लिखेंगे बीव्रत स्वर। तो बीव्रत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता हो। तो सबसे अधिक किस में खुलता है? आ, जैसे कहते हैं ना आ, किसी के चोट लग जाए तो ना आ, कोई अचंभे वाला काम हो जाता है आ। तो ये वही आ है जिसमें पूरा मुंह खुलता है, पूरा मुंह खोल के कहते हैं आ। तो ये वही आ है, ठीक है, समझ गए ना। फिर उसके बाद है 4th नंबर पर अर्धविव्रत। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा मुख खुलता हो। जैसे उसमें तो पूरा खुलता है आ, और इसमें खुलेगा ए औ और अ, ये वाला आ, ठीक है, क्लियर है, अब समझ गए? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है, ये उतार दिया। इसके बाद इसको रफ कर दूं रफ, ठीक। तो चलिए आज हमारे स्वर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, उससे जो संबंधित कुछ फैक्ट हैं। अब याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक तालिका बनवाई थी। तो ह्रस्व और दीर्घ कंठोष्ठ है, तालव्य। अब मैं ये समझ लूँ कि आपको समझ आ गया होगा वह तालिका वाला, क्योंकि मैंने जो तालिका बनाई थी तो वो मैंने आज समझा दिया है पूरा डिटेल में कि ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, और कंठ स्वर किसे कहते हैं, तालव्य स्वर किसे कहते हैं, मूर्धन्य किसे कहते हैं, ओष्ठ्य किसे कहते हैं, कंठोष्ठ्य कौन से होते हैं, कंठ तालव्य कौन से होते हैं। याद करो लास्ट वीडियो में मैंने जो तालिका बनाई थी वो सारी यही है, और जो मैं आपको आज पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ वो है। तो चलिए आज हमारे जो हैं वो स्वर कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट हमारी वीडियो में जो व्यंजन स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा जो पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।